वेलकम चिल्ड्रंस। इससे पहली वीडियो में हमने आत्महत्या क्या है, आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति क्यों प्रेरित होता है, कौन से लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से आदमी ये कृत्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है, बाध्य हो जाता है, इन सब के बारे में चर्चा की। आत्महत्या के जो कारक हैं उनके बारे में हमने जाना। कुछ कारक थे जो कल रह गए थे, उन कारकों के बारे में हम आज यहाँ पे अध्ययन करेंगे। कल हमने सामाजिक कारकों तक चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं आगे के जो कारक बचे हैं उनके बारे में। तो आगे जो कारक है उनमें सबसे पहले है धार्मिक कारक। देखिए, आत्महत्या के लिए जो हमारे धार्मिक विश्वास हैं, प्रथाएं हैं, पाप पुण्य की भावना है, सही और गलत कार्य करने के पीछे सही और स्वर्ग और नरक की जो विचारधारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो ये धार्मिक रूढ़ियाँ, पापी होने की भावना, धार्मिक स्वीकृति, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि हम धार्मिक रूढ़ियों की बात करते हैं तो धर्म में इस प्रकार की रूढ़ियाँ, प्रथा और विश्वास पाए जाते हैं जो सामाजिक विचलन को बर्दाश्त नहीं करते। सती प्रथा के कारण कई स्त्रियां पति की मृत्यु हो जाने पर पति के साथ अपने आप को चिता में डाल लेती थी। धार्मिक कर्मकांड और बलि के कारण भी व्यक्ति आत्महत्या करते रहते हैं। देखिए, यदि सती प्रथा की हम बात करते हैं तो सती प्रथा जो है आत्महत्या का ही एक उदाहरण है। वो आत्महत्या का उदाहरण है परार्थवादी आत्महत्या का। उसे हम आगे पढ़ेंगे आत्महत्या के प्रकारों में। तो उसमें क्या था कि यदि कोई किसी स्त्री का पुरुष मर जाता है तो उसे उसकी चिता में सती होना पड़ता था, जबकि उस औरत को उस कार्य के परिणाम के बारे में अच्छे से पता होता था, लेकिन फिर भी वो उस कृत्य को करती थी। तो इस प्रकार से जो धार्मिक रूढ़ियाँ हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो भी आदमी को आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं पातक की भावना। देखिए, आत्महत्या का धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता से बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। जिस धर्म में संकीर्णता और कट्टरता अधिक होती है वहाँ धर्म पाप की भावना को तनिक भी सहन नहीं कर सकता और उसके अनुयायी पाप और ईश्वरीय प्रकोप से बचने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पे पातक का मतलब होता है जो अनुयायी हैं। तो जो धार्मिक मान्यता है, तो देखिए, यदि किसी भी धर्म में कोई एक अनुयायी है और वो अपने धर्म को लेके बहुत ही संवेदनशील है, ऐसे में यदि उससे कुछ गलत कार्य हो जाता है तो वो धार्मिक मान्यताओं के कारण, पाप और पुण्य की भावना के कारण, ईश्वर के प्रकोप के कारण खुद की जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। इसके बाद है धार्मिक स्वीकृति। देखिए, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और कैथोलिक धर्म में आत्महत्या को पाप माना गया है और आत्महत्या से बचने का आदेश भी दिया गया है। दूसरी ओर जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता अधिक होती है। वह समूहवाद पर जोर न देकर व्यक्तिवाद पर जोर देता है। नियंत्रण का अभाव होने के कारण ही प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अन्य धर्मावलंबों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म है, इसकी चर्चा पहले हुई थी। मैक्स वेबर ने इन दोनों धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो जो धार्मिक स्वीकृति है वो भी आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद है आर्थिक कारक। यदि हम आर्थिक कारकों की बात करते हैं तो
विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक विषमताएं हैं और विभिन्न परिस्थितियां हैं वो आत्महत्या को जन्म देती हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं निर्धनता की। देखिए, जनरली आप लोग भी ये जानते हैं कि जो व्यक्ति निर्धन होगा वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, और यदि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। वो बीमारियां मानसिक भी हो सकती हैं और वो बीमारियां शारीरिक भी हो सकती हैं। वो जो है अपने बच्चों का, अपने परिवार का, या जो उस पर आश्रित लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। गरीबी के कारण अपनी बहुत सारी इच्छाएं हैं उनका दमन करता है, तो वह हीनता की भावना से ग्रस्त हो जाता है। और समय समय पर जो है समाज के अन्य लोगों के द्वारा भी उसे इस बात को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, उसका उपहास किया जाता है, उसका अपमान किया जाता है कि वो गरीब है। तो उसमें जो है मानसिक तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, वो अलगाव की स्थिति में चला जाता है और उसका वैयक्तिक विघटन हो जाता है, जिसके चलते वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। इसके बाद यदि हम बेकारी की चर्चा करें तो भारत में जो बेकारी है वो एक बहुत ही भीषण समस्या है। देखिए, बेकारी क्या होती है? बेकारी का मतलब है कि लंबे समय तक प्रयास करने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को कोई रोज़गार नहीं मिलता तो उसे बेकारी की स्थिति कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को बहुत ही अपमानित महसूस करने लगता है। यदि उसके पास कोई काम नहीं होगा तो उसके पास धन भी नहीं होगा, और यदि धन नहीं होगा तो अपनी इच्छाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, परिवार का खुद का भरण पोषण नहीं कर सकता, और ऐसा न कर पाने की वजह से वो इसका दोषी केवल अब स्वयं को मानने लगता है और विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां हैं वो उसे घेर लेती है और अपने जीवन से वो ऊब जाता है और ऐसा महसूस करने लगता है कि इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से तो मृत्यु ही अच्छी है, और ऐसा सोचकर वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न आर्थिक परिस्थितियों की। देखिए, मनुष्य का जीवन है, बहुत लंबा जीवन होता है और अपने जीवन में व्यक्ति को बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी आर्थिक परिस्थितियां भी उसे देखनी पड़ती हैं, और जब भी व्यक्ति उन समस्याओं का, उन परिस्थितियों का मुकाबला करने में या उनके साथ अनुकूलन करने में असमर्थ हो जाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। ये परिस्थितियां कौन सी होती हैं? महंगाई बढ़ जाना, व्यापार में उतार चढ़ाव आना, आर्थिक मंदी आना, भ्रष्टाचार, रिश्वत, मानव की आर्थिक विसफलता। इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती हैं। जैसे किसी को व्यापार में घाटा हो गया, कर्जदार उसके घर पर खड़े रहते हैं तगादा करने के लिए, किसी का दिवाला निकल गया, ठीक है, या क्या होता है, कोई व्यक्ति ने अपनी लड़की की शादी की, कर्जा लेकर शादी कर दी, उसके बाद जिनसे उधार लिया है वो लोग उसे परेशान करते रहते हैं। तो इस प्रकार की आर्थिक विषमताएं हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को जो है आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद है वैयक्तिक कारक। वैयक्तिक कारक जो हैं वे व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति से संबंधित जितने भी कारक हैं, जितने भी लक्षण हैं, उन्हें वैयक्तिक कारकों के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए, दुर्खीम जो है व्यक्ति को एक सामाजिक घटना मानते हैं और कई विद्वान इसे वैयक्तिक घटना भी मानते हैं, और वे इसके लिए व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोषों को उत्तरदायी ठहराते हैं। शारीरिक दोषों की यदि हम बात करते हैं तो जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से संपूर्ण नहीं होता या शारीरिक रूप से जिसमें कमियां पाई जाती हैं, जैसे लंगड़ा लूला होना, अपंग होना, बहरा होना, अंधा होना, कुरूपता, हकलाना, ये सब क्या है? ये सब शारीरिक दोष हैं और जिनकी वजह से व्यक्ति समाज में हीनता की भावना महसूस करता है।
और समय समय पर उसका अपमान किए जाने के कारण व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है। शारीरिक व्याधियों की यदि हम बात करते हैं, व्याधियों का मतलब होता है बीमारियां। कुछ ऐसी भयंकर व्याधियां, कुछ ऐसे भयंकर रोग होते हैं, कौन से, जैसे कुष्ठ रोग है, टीबी है, कैंसर है, बहुत लंबी बीमारी है, गुप्तांगों की बीमारी है। तो इस प्रकार की बीमारियां भी व्यक्ति के मनोबल को तोड़ देती हैं और वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यदि हम मानसिक विकार की बात करें तो मानसिक विकार और मानसिक तनाव जैसे चिंता, बिना वजह का भय, स्नायु तनाव, मानसिक अस्थिरता, हीन भावना, निराशा, कुंठा, भावुकता, क्रोध, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके बाद यदि हम वैयक्तिक व्यसन की बात करते हैं तो जब कोई भी व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यसनों में लग जाता है तो उसका जो जीवन है वो संतुलित नहीं हो पाता। व्यसनों का मतलब है बुरी आदतें, जैसे नशाखोरी में लग गया, सट्टा खेलना लग गया, वेश्यावृत्ति उसने शुरू कर दी। तो इस प्रकार की जो व्यसन होते हैं वो वैयक्तिक व्यसन कहलाते हैं। और उनके साथ जब उसका जीवन संतुलित नहीं हो पाता तो वो अपने जीवन के साथ, जीवन की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता और वो अपने जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद है पारिवारिक कारण। देखिए, आत्महत्या के लिए परिवार भी उत्तरदायी होता है। परिवार का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, ये व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। यदि पारिवारिक जीवन संघर्ष में है, तनावपूर्ण है, तो व्यक्ति क्या होगा, विभिन्न प्रकार के तनावों से ग्रस्त हो जाता है। तो पारिवारिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं भग्न परिवारों की। भग्न परिवार बोलते हैं टूटे जो परिवार है। देखिए, जो सुसाइड रेट है वो उन लोगों में अधिक होता है जो टूटे परिवारों से आते हैं। जैसे माता पिता की मृत्यु हो जाना, पति पत्नी का तलाक हो जाना, या एक दूसरे को त्याग देना, उनमें अनबन होना। इस प्रकार की जो स्थिति है वो व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण को शिथिल कर देती है। व्यक्ति खुद को अकेला महसूस करने लगता है और वो आत्महत्या कर लेता है। यही कारण है कि विधवा, विधुर, तलाकशुदा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक आत्महत्या करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पारिवारिक कलह की। पारिवारिक कलह की यदि हम बात करें तो जब परिवार के सदस्य परस्पर संघर्षरत होते हैं, संघर्ष के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो इसका अन्य सदस्यों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी में कलह, भाई भाई में झगड़ा, माता पिता में अनबन, सास बहू के झगड़े, इन सब में कलह होने पर परिवार का जो नियंत्रण और अनुशासन है वो समाप्त हो जाता है। और रोज़ रोज़ के इन कलहों से, इन परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए, परिवार को खुश देखने के लिए, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति जो है आत्महत्या कर लेता है। यदि हम दाम्पत्य जीवन में असामंजस्य की बात करते हैं तो यदि पति और पत्नी दोनों में से कोई भी एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव, घृणा, क्रूरता, क्रोध आदि बहुत सारी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। रोमांस की यदि हम बात करते हैं तो प्रेम और रोमांस में असफल होने पर, या व्यक्ति जिसको सबसे अधिक प्यार करता है और किसी कारण से उससे विवाह नहीं हो पाता, या प्रेमी प्रेमिका में एक दूसरे के प्रति विश्वासघात कर देता है, तो ऐसी स्थितियों से कुंठित होकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद है दुर्व्यवहार।
दुर्व्यवहार में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है सौतेले माँ बाप के द्वारा बच्चों के साथ दोषपूर्ण और कुंठित व्यवहार करना। सास का बहू के प्रति दुर्व्यवहार, पति का पत्नी को मारपीट करना, उसके भरण पोषण का इंतजाम न करना, सौतेले माँ के द्वारा जो है बच्चों में भेदभाव करना, ये इस तरह के अमानवीय व्यवहार जो हैं वो व्यक्ति को जो है आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद है नगरीकरण। देखिए, सोरोकिन और जिमरमैन ये दो ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने आत्महत्या के लिए नगरीकरण को उत्तरदायी माना है। नगरों में क्या होता है, व्यक्तिवाद की भावना होती है, स्वार्थपूर्ण संबंध होते हैं, सामुदायिकता की भावना का अभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो नगर है वे अकेलेपन में वृद्धि करते हैं। नगरों में गंदी बस्तियाँ, दूषित प्रदूषण, दूषित वातावरण, अकेलापन, ये सारे फैक्टर जो है वो आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। और दुर्खीम की मान्यता है कि गांव की अपेक्षा इन्हीं कारणों से नगरों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। इसके बाद है व्यवसाय। देखिए, कई बार व्यवसाय की जो प्रकृति होती है वो भी आत्महत्या की दर को तय करती है। एक समाजशास्त्री हुए हैं फेरिस, इन्होंने इंग्लैंड में सराय और होटल व्यवसाय में लगे कुछ लोगों में, और एक समाजशास्त्री हैं लुंडन, इन्होंने अमेरिका में सेना में तथा बुद्धिजीवियों में आत्महत्या की ऊंची दरों का उल्लेख किया है। पत्रकारिता, साहित्य रचना, वैज्ञानिक गतिशीलता आदि व्यवसायों में कृषि करने वालों की अधिकता में अधिक आत्महत्या पाई जाती है। अर्थात जो व्यक्ति कृषि करते हैं उनसे अधिक आत्महत्या इन लोगों में पाई जाती है, इन वर्गों में पाई जाती है। भाई देखिए, किसी भी व्यवसाय में यदि किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, वो सड़क पर आ जाता है, उसका दिवाला निकल जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो अपने व्यापार को चलाने के लिए उसने जिन भी लोगों से कर्ज ले रखा है उनका कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में वे लोग उसे पीड़ित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसका अपमान करते हैं। तो ऐसी जीवन से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति जो है आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने आत्महत्या को जाना, आत्महत्या की विशेषताओं को पढ़ा और आत्महत्या के पीछे कारण या कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया।